बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 501 का लेक्चर नंबर 34। आई होप सो आपको पिछले लेक्चर समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है। लेक्चर नंबर 34 हमारा है एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस के। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की एप्लीकेशंस पढ़नी है कि कहाँ कहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होती है। बेसिकली ये भी इसमें भी तकरीबन वही कंसेप्ट हैं जो आगे हमने पढ़ लिए हैं। वही इगन वेक्टर्स और इगन वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें हैं जो आपके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, और ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको जस्ट आपने ध्यान से रीड आउट कर लेना, और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं उनको आपने जो है वो इसका तरीका समझ लेना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो लेक्चर नंबर 34 डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव इधर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है। और उसके बाद ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स भी होते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव भी उसमें होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स जो है वो प्ले करती है, स्पेशली अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में और फिज़िक्स में। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट जो है वो फील्ड्स हैं जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो काम यूज़फुल होती है। सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिस्टम है यहाँ पे एज एन एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। x1 इज इक्वल टू a11 x1 अप टू a1 एंड xn और अप टू सो ऑन जे एन टर्म्स तक चलते रहते हैं। और जो यहाँ पे आई है इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये टाइम का फंक्शन है और 1 टू अप टू सो ऑन एंड टर्म तक ये जो है वो फंक्शंस चलते रहते हैं। जो इसकी इक्वेशंस हैं वो आपने जिसमें याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप इस तरीके से वेक्टर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? अगर u और v दो वेक्टर हों और x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू a x हो तो सी यू और प्लस डी यू इज़ आल्सो अ सोल्यूशन। ये कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे प्रूफ है, इसको भी देख लें, छोटा सा प्रूफ है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो प्रूफ हैं ये आपके पेपर्स में भी आ सकते हैं कि अगर यू और वी दो वेक्टर्स हैं और एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है और यू बार इज इक्वल टू यू बार मतलब किसका डेरिवेटिव है ये इज इक्वल टू ए यू और वी बार इज इक्वल टू ए वी है। तो इसको जब आप इस तरीके से लिखेंगे सी यू प्लस डी वी इज इक्वल टू, दोनों को अलग अलग करके आप लिखेंगे विदाउट पैरेंथेसिस। तो दरमियान में ये जो आपके सी की जो आपकी u की और v की वैल्यूज़ दी गई हैं वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो a इंटू सी यू प्लस डी वी आपके पास आ जाएगा। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एनी सेट ऑफ द सोल्यूशन इज़ आल्सो नॉन एज सोल्यूशन। ठीक है, जो लीनियर कम्बिनेशन है किसी भी सोल्यूशन का उसको भी आप क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। उसका जो सोल्यूशन सेट होता है वो भी सोल्यूशन होता है और उस प्रॉपर्टी को सुपर पोजिशन आप सोल्यूशन कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लास्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दी है, आप इसको देख सकते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? इफ ए इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन देयर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन। कौन से फंक्शन होते हैं कि अगर एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक है ए, उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन तब होंगे जब एंड ईच सोल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज अ यूनिक लीनियर कम्बिनेशन। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये आपके एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है कि एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं और दूसरा उनका जो सोल्यूशन होता है, कम्बिनेशन होता है, वो यूनिक लीनियर कम्बिनेशन होता है ऑफ एन फंक्शन का। देन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपके एमसीक्यूज में जो भी थर्ड क्विज हुआ है उसमें भी रिपीट हुआ है। इफ अ वेक्टर एक्स नॉट स्पेसिफाइड देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज टू कंस्ट्रक्ट द यूनिक फंक्शन एक्स सच दैट एक्स बार इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स एंड एक्स इंटू जीरो इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये कुछ इनिशियल कंडीशंस होती हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपने MTH 401 का जो आपका कोर्स है उसमें आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। उसमें जस्ट ये कंसेप्ट दिया गया कि यूनिक सोल्यूशन को यूनिक फंक्शन जो है वो फाइंड करने के लिए इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम जो है वो यूज़ की जाता है, मतलब कुछ वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं और फिर उनको लेके आगे इसको सॉल्व किया जाता है। एग्जांपल नंबर 1 है आपका एक्स बार एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन व्हेन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक एंड गिवन बाय। एक डायगोनल मैट्रिक आपको दिया गया, बताना है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा ए का। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे जो आपने पहले पढ़ी है, x1 t और एक्स डैश टी, x1 - t एंड x2 - t इज इक्वल टू जो आपका डायगोनल वेक्टर है उसको आप लिखेंगे और साथ में x1 t और x2 t। तो यहाँ से आप जो है वो इक्वेशंस बना लेंगे। इन इक्वेशंस बनाने के बाद फिर इसका जो है वो अपने डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव लेने के बाद दोनों साइड पे इंटीग्रेशन की है तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन बनेंगे
ये नेचुरल लॉ ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लिया जाता है। एंटी लॉग लिया तो यहाँ पे आपके पास जो एंड पे फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x2-t इज इक्वल टू -5x2t। तो इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और फिर आगे इसको आप जो है वो एज अ वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, इसको भी आप देख लें। जो ऊपर अपने एग्जांपल की है उसमें क्या होता है कि जो जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू एक्स का ये लीनियर कम्बिनेशन हो सकता है। किस फॉर्म है, इस फॉर्म में एक्स टी इज इक्वल टू वी ई की पावर लैम्डा टी, यानी कि जो लैम्डा टी है इसकी जगह पे कोई भी आपकी जो है वो पावर आ सकती है। इसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जाता है। इगन फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ईच पेयर ऑफ आपके एमसीक्यूज क्लास से। each pair of eigenvalue and its corresponding eigenvector provide the solution of the equation x bar is equal to ax which is called the eigen function of the differential equation। ठीक है, एक पेयर होता है इगन वैल्यूज़ और इगन वैल्यूज़ का जिनको यूज़ करके आप इगन वेक्टर्स निकालते हैं और वहाँ से एक इक्वेशन होती है आपकी x डैश इक्वल टू ax और उसको इगन फंक्शन कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जांपल नंबर 2 है, इसको जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, कोई एज इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको जो है वो आप रहने दें। देन आगे अगर देखा जाए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें भी सेम वही चीज़ें जो आपने अभी पढ़ा है वही है। जहाँ पे दो जो है वो मैट्रिक दिए गए हैं, इसमें कुछ इनिशियल वैल्यूज़ दी गई हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स और एक्स नॉट इनटू एक्स दिए गए। यहाँ पे सबसे पहले आपने वही अपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा के इगन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। फिर उधर से इगन वेक्टर्स आप कहेंगे, जब इगन वेक्टर्स आ जाएंगे तो उसको इस फॉर्म में आप एज अ लीनियर कम्बिनेशन, इनका डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर कम्बिनेशन जो अभी आपने पढ़ा उसकी फॉर्म में इसको लिख के आप वेक्टर्स में इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं, तकरीबन इतने होते हैं कि टाइम के साथ आपके जो है वो मैनेज हो जाए। आगे जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जे एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ए हैज़ अ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इगन वैल्यू, सो इन दिस केस ओरिजिन बिहेव एज अ सैडल पॉइंट। ठीक है, कि अगर जो आपका मैट्रिक है उसके पॉजिटिव भी इगन वैल्यूज़ हों और नेगेटिव मतलब प्लस माइनस बोथ में हों तो फिर जो उस केस में जो आपका ओरिजिन होगा वो एज ए सैडल पॉइंट बिहेव करेगा। और रिपल्शन कब होगी, थ्रू द लाइन, जबकि आपका जो इगन वैल्यू वो पॉजिटिव होगी। और अट्रैक्शन कब होगी, जब आपकी इगन वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है, आपको मतलब जल्दी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने उलट चलना है। अगर रिपल्शन हो रही है तो फिर आपका जो इगन वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और अगर अट्रैक्शन है तो फिर वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद डिकपलिंग डायनामिकल सिस्टम, इसको कैसे लिखा जाता है, इसके लिए एक्स बार इक्वल टू एक्स और जो ए होता है वो डायगोनलाइजेबल एक मैट्रिक होता है। इसको डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ इसके प्रूफ हैं थ्योरम के, वही प्रूफ जो आपने पिछले लेक्चर में कवर किया है, इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। और इसके जो प्रूफ हैं ये बेशक आप जो है वो स्किप कर दें, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इस तरह के कम्प्लेक्स इगन वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, फॉर एज वी नो दैट फॉर अ रियल मैट्रिक ए कम्प्लेक्स इगन वैल्यूज़ एंड एसोसिएटेड इगन वेक्टर कम इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज़ में रिपीट हुआ है कि अगर रियल मैट्रिक ए और कम्प्लेक्स इगन वैल्यूज़ हों तो फिर जो इगन वेक्टर्स होंगे वो भी एज अ कॉन्जुगेट मतलब कि कॉन्जुगेट पेयर्स में डिनोट होंगे। लैम्डा आपका इगन वैल्यूज़ होती है कि और लैम्डा बार जो है उसका सेकंड इगन वैल्यू होगी जब उसका आप कॉन्जुगेट ले लेंगे। फिर इस तरीके से जो आपका वी होगा वो आपके इगन वेक्टर्स होंगे, जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आपका वी बार बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये बहुत थ्योरी सी है, कुछ लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं तो इनको बेशक आप जल्दी में अगर तैयारी करें तो आप बेशक इनको स्किप कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी आप छोड़ दें, ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। यहाँ पे इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेजेक्ट्री के, इसको जो है वो आप देख लें। ड्यू टू कम्प्लेक्स इगन वैल्यूज रोटेशन इज कास्ट बाय साइन एंड कोसाइन। जब साइन और कोसाइन से जो है वो इगन वैल्यूज रोटेट करेंगे तो फिर जो फंक्शन होगा उसको आप क्या कहेंगे, वो आपका स्पिरल पॉइंट होता है। और जो इनवर्ड कब होती है ट्रेजेक्ट्री, जबकि आपकी इगन वैल्यूज नेगेटिव होंगी। और आउटवर्ड कब होंगी, जबकि आपकी इगन वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। और जो जब ज़ीरो हो जाएंगी तो फिर ये एलिप्सिस के अराउंड जो है वो ट्रेजेक्ट्री बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जो है वो माइंड में लाजमी रखना है। एग्जांपल नंबर 5 जो है वो आप छोड़ सकते हैं। दैन आगे आपका लेक्चर नंबर 35 है, ये सबको लेक्चर नंबर 34 की समझ आ गई होगी। लेक्चर नंबर 35 है आपका इटरेटिव एस्टिमेट फॉर इगन वैल्यूज़, यानी कि और कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं कि आप इगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक
एक n क्रॉस n का मैट्रिक है, लैम्डा कोई भी एक स्केलर है और जहाँ पे कोई नॉन जीरो वेक्टर x एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि x इज इक्वल टू लैम्डा x, और लैम्डा को आप जो है वो इगन वैल्यू कहेंगे और x इसका करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर, मतलब वही बात है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, उसी को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इगन वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये आप अच्छे तरीके से लेक्चर नंबर 28 में फुल डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पावर मेथड क्या होता है, यहाँ पे अप टू n टर्म्स तक जब आपका कोई वेक्टर आ जाता है, डायगोनलाइजेबल वेक्टर होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है, तो वहाँ पे फिर आपके पास बेसिस आपको दी जाती है, तो उसके हिसाब से फिर आप जितनी आपको बेसिस दी जाएंगी उस हिसाब से आप इक्वेशन बनाएंगे। C1 V1 C2 V2 आपका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो बना के फिर आप इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप देखें तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। सबसे पहले प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर, पावर मेथड के थ्रू जो है वो क्या इसका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले इनिशियल वेक्टर जो है वो लिया जाता है जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट और यूनिटी में, फिर नॉर्मलाइज किया जाता है वेक्टर को प्री मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक के, फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो दोबारा से नॉर्मलाइज किया जाता है, और स्टेप नंबर 4 में आपका जो इटरेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहता है, और कोई भी मल्टीप्लिकेशन करके ये इन स्टेप्स को अगर आप देख लें तो ज़्यादा बेहतर है कि किस तरीके से इसकी क्वेश्चंस बनती है। बट अगर नहीं समझ आ रही तो इट्स ओके, आप एग्जांपल करें डायरेक्ट, और एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 2 है, ए का एक मैट्रिक दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, X भी दिया हुआ है, और ए हैज़ इगन वैल्यूज़ 2 and 1। ए की जो इगन वैल्यूज़ है वो 2 और 1 है, और इगन स्पेस फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 है, और लाइन थ्रो V एंड 0 एंड V1, और के की वैल्यूज़ यहाँ पे दी कि 0 to 8 कंप्यूट ए के एक्स एंड कंस्ट्रक्ट द लाइन थ्रो 0 to ए के एक्स। व्हाट हैपन एज के इंक्रीजेज, जब के की वैल्यूज़ इंक्रीज होंगी तो क्या मतलब आपका इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, वो आपने यहाँ पे बताना है। सबसे पहले अपने ए एक्स जो है वो फाइंड कर लेने, ए एक्स फाइंड करेंगे तो फिर आपका ए स्क्वायर एक्स फाइंड होगा। ए स्क्वायर एक्स फाइंड करने के लिए आपको ए को ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपने ए क्यूब एक्स फाइंड करना है तो ए को आपने ए स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे आपका एक्स बन जाएगा। फिर आप जब के की वैल्यूज़ को मज़ीद इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपने 1 रखी है, फिर 2 रखी है, फिर 3 रखी है, अप टू के टर्म्स तक जब आप जाएंगे, यहाँ पे इसने 8 टर्म्स तक इसको सॉल्व किया है। अगर के टर्म्स तक होगी तो फिर इसकी क्या इक्वेशंस आएगी, मतलब इसको आप मज़ीद आगे सॉल्व करते जाएँ तो ये आपकी इक्वेशंस बनती जाती हैं। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं, तो बेशक आप इसको फॉर पेपर स्किप कर दें। स्टेप फॉर फाइंडिंग इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर्स, अब इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स हैं उनको आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक फार्मूला भी यूज़ हुआ है, इसको आप माइंड में रख लें कि मे बी इसका पॉइंट जो है वो आपका पेपर में आ सकता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है इगन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में इगन वैल्यूज़ और इगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए। तो वो आपका होता है एक्स की बेस में, ये आपका सी पॉइंट है, एक्स की बेस में के प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर यू के एंड ए एक्स की पावर नीचे बेस में इसके के आ जाएगा। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा इसको बस रीड कर लेना है। दैन ये एग्जांपल है, इसको भी आप देख लीजिए, भी इसी तरीके से आपने x1 फाइंड करना है, फिर आपने x1 फाइंड किया, फिर आपका x2 आ गया, फिर x2 फाइंड किया, और अप टू सो जितनी टर्म्स आपको दी की होंगी यहाँ पे इसने मैथ रैप को यूज़ करके ये इसकी के टर्म्स तक इसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड की हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये रियल लाइफ में मतलब कहीं यूज़ हों तो हों, लेकिन इस तरह नहीं होता कि आपके पेपर में इस तरह कितने लेंथी क्वेश्चन आए। फाइंड फॉर 3 इटरेशन, अब जैसे कि यहाँ पे इसने बताया कि 3 इटरेशन फाइंड करें, जस्ट 3 इटरेशन तो ये ईजिली फाइंड हो सकती है। पहले इसने u1 फाइंड किया, फिर ए एक्स नॉट, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे के की वैल्यू थी वो 0 पुट की है, फिर के की वैल्यू जो है वो 1 पुट की है, फिर के की वैल्यू इसने 3 पुट की है, सॉरी 2 पुट की है, और फिर इसने 3 पुट की है। जब तो इसकी यहाँ पे इटरेशन 0 1 2 यानी कि 3 आपने इटरेशन फाइंड करनी है, तो 0 1 और 2 आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपके इजीली यानी कि ए के मैटर को एक्स के मैटर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट क्या होगा कि जो के की वैल्यूज़ है वो आपकी चेंज होगी, तो आपके ये सोल्यूशन जो है वो इजीली निकल आएंगे। जो इगन वेक्टर होगा वो आपका एंड पे एक वेक्टर जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी आपने इसको इसी तरीके से करना है। इसमें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। लेक्चर नंबर 35 में यही चीज़ें थी। लेक्चर नंबर 36 और जो लेक्चर नंबर आपका 37 है वो आपके पास रिवीजन का है, लेक्चर नंबर 28 to 35 तक। अब वो लेक्चर दोबारा जब प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ये लेक्चर्स भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 38 है आपका अबाउट इनर प्रोडक्ट के, इनर प्रोडक्ट क्या होती हैं।
ठीक है। अगर जहाँ पे इसके जो 4 पॉइंट है, बहुत ही आसान सा ये लेक्चर है, इसमें छोटे छोटे 3-4 बस स्टेप्स हैं, फार्मूलाज हैं जो आपने रखने हैं माइंड में, और आपका ये लेक्चर भी क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू एंड वी आर द वेक्टर इन आर एन देन वी रिगार्ड यू एंड वी एज एन क्रॉस वन मैट्रिक। अगर जो है वो यू और वी मैट्रिक हैं और इसमें आर एन का मतलब ये है कि जो भी आपको दिया गया होगा मैट्रिक वो जस्ट कॉलम मैट्रिक होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ कॉलम होंगे और रोज़ जो होंगी उसमें एन टर्म्स तक होंगी, ठीक है। एन क्रॉस वन होगा और अगर उसको ट्रांसपोज ले जाए तो वो 1 क्रॉस एन बन जाएगा। और द मैट्रिक प्रोडक्ट यू टी वी इज़ 1 क्रॉस 1। जब उसको प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक बनेगा और उसको आप रियल सिंगल नंबर विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हैं। और बेसिकली ये मेन कंसेप्ट है इनर प्रोडक्ट का, कोई भी आपको मैट्रिक दिया होगा उसको जब आप सॉल्व करके विदाउट ब्रैकेट्स लिख सकेंगे, यानी कि स्केलर्स को छोड़ के एज अ रियल नंबर उसको आप डिफाइन करेंगे तो वो आपका इनर प्रोडक्ट होगा। इनर प्रोडक्ट की जो मेन डेफिनेशन है वो भी पढ़ लें। द नंबर यू ट्रांसपोज वी इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी एंड ऑफन इज रिटन एज यू डॉट वी। दिस इनर प्रोडक्ट इज आल्सो रेफर टू एज डॉट प्रोडक्ट, यानी कि इनर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ये भी आपका एमसीक्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है। यू और वी दो वेक्टर दिए गए हैं, इसका जो इनर प्रोडक्ट मतलब जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे यू का तो ये इस तरीके से बन जाएगा और फिर इसको U1 V1 U2 V2 अप टू यू एंड वी एन टर्म्स तक लिख सकते हैं। और ये विदाउट ब्रैकेट्स है तो इट्स मीन कि ये इसका क्या इनर प्रोडक्ट है। वहाँ पे कंप्यूट यू वी और वी यू को आपने फाइंड करना है तो सिंपली आपने सबसे पहले जो यू डॉट वी किसके इक्वल होता है, यू ट्रांसपोज और वी के। ये आपने बात याद रखनी है, डायरेक्ट आपने यू और वी को मल्टीप्लाई नहीं करना। जब भी आप यू डॉट वी लिखेंगे तो आपका जो इक्वल ये किसके इक्वल होता है, यू ट्रांसपोज वी के इक्वल होता है। तो यू का ट्रांसपोज आप ले लेंगे और फिर उसको वी के मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। फिर जब आप वी ट्रांसपोज यू लिखेंगे तो फिर वो वी डॉट यू लिखेंगे तो फिर वो वी ट्रांसपोज यू के इक्वल होगा। फिर इस तरीके से वी के मैट्रिक वेक्टर को आप यू के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो एक आंसर निकलेगा। ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये लाइंस आपने याद रखनी है, जो 4 पॉइंट है इसमें, ठीक है। ये आपने जो है वो देख लेनी है, बस सिंपल सी हैं, इनको जस्ट माइंड में रखना है। ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेंथ और नॉर्म क्या होता है, इसका जो फार्मूला है वो भी आपने देख लेना है। यहाँ पे नोट है, फॉर एनी स्केलर सी वी का डबल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड वी का डबल मैग्नीट्यूड। ये फार्मूले हैं, ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ये आपके आ सकते हैं कि किसी का लेंथ फाइंड करें, किसी का जो है वो आप लेंथ और नॉर्म फाइंड करें, किसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजिंग की डेफिनेशन है वो आप देख लें, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूनिट वेक्टर यू फ्रॉम वी के एक वी वेक्टर दिए उसमें से आप यूनिट वेक्टर जब फाइंड करें तो उसको नॉर्मलाइज करना कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और जिस वेक्टर को आप नॉर्मलाइज करते हैं वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें वी एक वेक्टर दिया हुआ है R4 में और इसके यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है इन सेम डायरेक्शन एज वी, ठीक है। इसकी सबसे पहले जो आपको फार्मूला ऊपर आपने देखा है, लेंथ ऑफ वी अंडर रूट वी डॉट वी इज इक्वल टू V1 का स्केयर V2 का स्केयर V3 का स्केयर प्लस आप V4 का, जितने भी आपके टर्म्स होंगे उतने सबका स्केयर ले लेने और जहाँ पे आपके पास एक आ जाएगा मैट्रिक। फिर आपका जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वो आपने लगा लेना है। वो लगाने के बाद आप इसको लिख लेंगे 1/3, यानी कि जो वी का डबल मैग्नीट्यूड आपने निकाला वो आपके पास जो आया है वो आपने लिख लिया। फिर साथ में वी का वेक्टर आएगा और उसके ऊपर आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। चेक करना है तो कर लें, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एग्जांपल नंबर 3, इसमें भी सेम वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट सा ये लेक्चर है। इसमें डेफिनेशन है आपके पास डिस्टेंस की, डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते हैं। यू वी का डिस्टेंस इक्वल टू डबल मैग्नीट्यूड यू माइनस वी के इक्वल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका इसकी एग्जाम्पल है यू माइनस वी पहले इसने किया है। फिर डिस्टेंस यू वी इज इक्वल टू यू माइनस वी का डबल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये स्केयर के इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर होता है। तो उसमें आपने ये वैल्यूज दोनों पुट कर दी और आपका जो है वो यहाँ पे आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये आगे डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल की। ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट होता है यू डॉट वी वो इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि 2 वेक्टर्स इन यू एंड वी आर एन आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल उनको तब कहेंगे जब भी आप कोई भी 2 आपके वेक्टर दिए गए हों, उनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो फिर आपका जो आंसर आए वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। द जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन आर एन बिकॉज, यानी कि जो जीरो वेक्टर होगा वो ऑर्थोगोनल ही होगा हर वेक्टर में, चाहे वो किसी भी डायमेंशन में हो, R n में हो, R2 में हो, R3 में हो। जब वो जीरो वेक्टर होगा तो उसको आप कहेंगे कि वो क्या आपका ऑर्थोगोनल है। द
पाइथागोरन थ्योरम में क्या होता है कि यू और वी को ऑर्थोगोनल कहेंगे तब जब यू डॉट वी यू प्लस वी का होल डबल कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को ऐड करने से भी वो अलग अलग ऐड करने से दोनों के मैग्नीट्यूड को अलग अलग ऐड करने से भी वही आंसर आपका सेम आए तो उसको वो आपका पाइथागोरन थ्योरम कहलाता है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे बाय मिस्टेक इसने दोबारा से ये ऑर्थोगोनल लिखा है, यहाँ पे पाइथागोरन आएगा, ठीक है, आप इसको माइंड में रख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोनल है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स कौन से होते हैं? द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट आर ऑर्थोगोनल टू डब्ल्यू इज कॉल्ड इन डब्ल्यू इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, जो भी वेक्टर्स होते हैं जेड में उनको ऑर्थोगोनल कहेंगे टू डब्ल्यू, एंड कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है कि जो आपका सेट दिया होगा और जो स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है कि जो उसमें आपके वेक्टर्स छोटे दिए हुए होंगे उसको आप ऑर्थोगोनल कहेंगे। आप कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यू और उसको डिनोट करेंगे आप डब्ल्यू और उसके ऊपर ये इस तरह की एक बार आपके पास आएगी। इसमें कुछ रिमार्क्स हैं, इसको भी आपने देख लेना है, ये भी बस छोटे छोटे हैं और ये आपका थ्योरम है। आई होप सो ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। इसकी जो एग्जांपल है, ये एक फार्मूला है कॉस थीटा का, जब आपने एंगल फाइंड करना हो तो आप ये चीज़ चूज़ करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी डिवाइडेड बाई यू का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से आपका थीटा आ जाता है। आई होप सो ये लेक्चर्स भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मिस्टेक हो तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।